सुमित जल्द जल्द तलाक के कागज बनवाकर वह इस कड़वाहट भरे रिश्ते से आजाद होना चाहता था। दूसरे दिन शाम में जब वह तलाक के कागजात लेकर घर लौटा तो अंदर से आ रही आवाजें सुनकर ठिठक गया। सुमित जैसे ही अंदर गया, उसकी बेटी के साथ जो हो रहा था वह सब देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। क्या बात है? आजकल बहुत मेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो। पहले तो कुछ भी पहनकर चल देती थी, पर अब तो रोज लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे जा रहे हैं। पति से सुमित ने कहा तो अनन्या ने एक नजर उस पर डाली और फिर से अपने मेकअप में लग गई। सुमित अनन्या के इस रिएक्शन से चिढ़ गया और एकदम उसके पास जाकर बोला, अनन्या, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। अनन्या ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने बॉबकट बालों को झटकते हुए बोली, चलना क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रही हूं। लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना हो रही है। और क्या सराहना हो रही है, या पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बन रहा है? अनन्या, खबरदार। जो ऐसी बात कि सुमित, तुम्हें क्या पता सफलता का नशा क्या होता है। तुमने तो बस जिस कुर्सी पर काम संभाला था, आज तक वहीं चिपके बैठे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत तरीके से प्रमोशन लेना नहीं आता। पति के होते हुए भी प्रमोशन के लिए इमीडिएट बॉस की बाहों में समाना नहीं आता। सुमित का इल्जाम सुनकर अनन्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिरर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ी, मेरे कैरेक्टर की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर झांको सुमित। तुम्हारे जैसा फेलियर इंसान मेरे लायक है ही नहीं। ना तो तुम मुझे वह प्यार और खुशियां दे सके जो मैं चाहती थी, और ना खुद को ही किसी काबिल बना सके। तुम्हारे बहाने हमारी खुशियों के आड़े आते रहे। अब यदि मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादीशुदा मर्द से प्यार का नाटक करने वाली चालाक औरत हो तुम। तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है अनन्या। बस मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तलाक दे दो मुझे। मैं तैयार हूं सुमित। तुम कागज बनवाओ, हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। अब तक मैं यह सोचकर डरती थी कि हमारी बच्चियों का क्या होगा, पर अब फिक्र नहीं। दोनों इतनी बड़ी और समझदार हो गई हैं कि इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगी। बड़ी को हॉस्टल भेज देंगे और छोटी मेरे साथ रह जाएगी। तो ठीक है अनन्या, मैं तलाक के कागज तैयार करवाता हूँ। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि सुमित और अनन्या की बड़ी बेटी रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अनन्या उसे अस्पताल लेकर भागी। छोटी बेटी रो रो कर कह रही थी, मम्मा, आप जब ऑफिस चले जाते हो तो पीछे से कई दफा रिया दीदी सर दर्द की गोलियां खाती हैं। 1-2 बार तो मैंने इन्हें चक्कर खाकर गिरते हुए देखा था। रिया दी हमेशा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं बताने को कहकर चुप करा देती थी। एक दिन उनकी सहेली ने फोन कर बताया था कि वह स्कूल में बेहोश हो गई थी। मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही, पर मुझे कानों कान खबर भी न होने दिया। यह सोचकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तब तक भागा भागा सुमित भी अस्पताल पहुंचा। अनन्या ने सवाल किया, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं ऑफिस छोड़कर नहीं भागती तो पता नहीं रिया का क्या होता। वह दरअसल तलाक के कागज फाइनल तैयार करा रहा था। जाओ, तुम पहले डॉक्टर से बात करके पता करो कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है। बेहोश क्यों हो गई मेरी बच्ची? अगले दिन तक रिया की सारी रिपोर्ट आ गई। रिया को ब्रेन ट्यूमर था। ये खबर सुनकर सुमित और अनन्या के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर तो अस्पतालबाजी का ऐसा दौर चला कि दोनों को और किसी बात का होश ही नहीं रहा। रिया के ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। काट कर ट्यूमर निकाल दिया गया। रेडिएशन थेरेपी भी दी गई। अनन्या ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। रुपये पानी की तरह बहाए। रिया को काफी लंबा वक्त अस्पताल में रहना पड़ा। घर लौटने के बाद भी अस्पताल जाना आना लगा ही रहा। करीब 2.5-3 साल बाद एक बार फिर से ट्यूमर का ग्रोथ शुरू हुआ तो तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट करके थेरेपी दी गई। इतने समय में रिया काफी कमजोर हो गई थी। सुमित और अनन्या का पूरा ध्यान रिया को पहले की तरह बनाने में लगा हुआ था। अनन्या का रिश्ता अभी भी अपने प्रेमी मनोज के साथ कायम था। सुमित अभी भी अनन्या से नाराज था। दोनों के दिल अभी भी टूटे हुए थे, मगर दोनों ने झगड़ना छोड़ दिया था। दोनों के लिए ही रिया की तबीयत पहली प्राथमिकता थी। ऑफिस के बाद दोनों घर लौटते तो रिया की देखभाल में लग जाते। आपस में उनकी कोई बात नहीं होती। दिल से दोनों का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते। इस तरह 4-5 साल बीत गए। अब तक रिया नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। सुमित और अनन्या की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी।
मगर दोनों के दिल में जो फासला छिपा हुआ था, उसका दर्द कम नहीं हुआ था। इस बीच सुमित के जीवन में एक परिवर्तन जरूर हुआ था। उसने अपने दर्द को गीतों के जरिए बाहर निकालना शुरू किया। उसकी गायकी लोगों को काफी पसंद आई और देखते ही देखते उसकी गिनती देश के काबिल गायकों में होने लगी। सुमित को अब स्टेज परफॉर्मेंस के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी छोटे मोटे ऑफर मिलने लगे। नाम के साथ साथ पैसे भी मिले और अनन्या के तेवर कमजोर हुए। मगर मनोज के साथ उसका रिश्ता वैसे ही कायम रहा और यह बात सुमित को गवारा नहीं थी। इसलिए एक बार फिर दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। सुमित ने फिर से तलाक के कागज बनने को दे दिए। मगर दूसरे ही दिन अनन्या की मां का फोन आ गया। अनन्या की मां अकेली मेरठ में रहती थी। बड़ी बेटी अनन्या के अलावा उनकी एक बेटी और थी जो रंगून में बसी हुई थी। पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में अनन्या ही उनके जीवन का सहारा थी। बड़े दर्द भरे स्वर में उन्होंने अनन्या को बताया था, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे पेट में कैंसर हो गया है, जो अभी सेकंड स्टेज में है। माँ, ये क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूं बेटा, आजकल बहुत कमजोरी रहती है, ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता। कल ही रिपोर्ट आई है मेरी। तो मम्मा, आप वहां अकेली क्या कर रही हो? आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं डॉक्टर से बात करूंगी। यहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ जाती हूँ। इस तरह एक बार फिर अस्पतालबाजी का द्वार शुरू हो गया। सुमित अपनी सास की काफी इज्जत करता था और जानता था कि उसकी सास अपनी बेटी को तलाक की इजाजत कभी नहीं देगी। इसलिए तलाक का मसला एक बार फिर पेंडिंग हो गया। वैसे भी सुमित अब खुद ही काफी व्यस्त हो चुका था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अनन्या कहाँ है और क्या कर रही है। अनन्या ने एक अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज शुरू करा दिया। वह खुद माँ को अस्पताल लेकर जाती। इस वजह से मनोज के साथ वह अधिक समय नहीं बिता पाती थी। ऐसे में मनोज ही 2-3 बार घर आकर अनन्या से मिल चुका था। माँ समझ गई थी कि मनोज के साथ अनन्या का रिश्ता कैसा है और यह बात उन्हें बहुत ज्यादा अखरती थी। मगर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। सुमित के लिए उनके मन में सहानुभूति थी, मगर वह यह सोचकर चुप रह जाती कि सुमित और अनन्या दोनों ही इतने बड़े पद पर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं। इन्हें जिंदगी कैसे जीनी है, इसका फैसला भी इनका खुद का होना चाहिए। सुमित को संगीत के सिलसिले में अक्सर दूसरे दूसरे शहरों में जाना पड़ता और इधर पीछे से माँ की देखभाल के साथ साथ अनन्या मनोज के साथ और भी ज्यादा करीब होती गई। करीब 4 साल के इलाज के बाद आखिर माँ ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस दिन अनन्या बहुत रोई, पर सुमित एक प्रोग्राम के सिलसिले में मुंबई में था। अनन्या ने अकेले ही माँ का क्रियाकर्म कराया। मनोज ने जरूर मदद की उसकी। अनन्या को इस बात का काफी मलाल था कि खबर सुनते ही सब कुछ छोड़कर सुमित दौड़ा हुआ आया क्यों नहीं। सुमित के आते ही वह उससे इस बात पर झगड़ने लगी तो सुमित सीधा वकील के पास निकल गया। जल्द से जल्द तलाक के कागज बनवाकर वह इस कड़वाहट भरे रिश्ते से आजाद होना चाहता था। दूसरे दिन शाम में जब वह तलाक के कागजात लेकर घर लौटा तो अंदर से आ रही आवाजें सुनकर ठिठक गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी बेटी रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और अनन्या चीख रही है, नहीं रिया, तू ऐसा नहीं कर सकती। अभी उम्र ही क्या है तेरी? आखिर तू एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से ही शादी करना क्यों चाहती है? दुनिया के बाकी लड़के मर गए क्या? पर मम्मा, आप यह क्यों भूलती हो कि आप खुद पापा के होते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार करती हो? हमने तो कुछ नहीं कहा ना आपको। आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। फिर मेरे फैसले पर आप इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो मम्मा? मुझसे तुलना मत कर मेरी बच्ची। मेरी उम्र बहुत है, पर तेरी पहली शादी होगी, वह भी एक विवाहित से। मयूर विवाहित है मम्मा, पर मेरी खातिर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देगा। 2-3 महीने के अंदर उसे तलाक मिल जाएगा। तलाक के कागजात उसने सबमिट करा दिए हैं। पर बेटा, ये तो समझने की कोशिश कर। तू एक ऊंचे कुल की खानदानी लड़की है और तेरा मयूर एक दलित युवक। नहीं नहीं, यह संभव नहीं मेरी बच्ची। शादी के लिए समाज में हैसियत और दर्जा एक जैसा होना जरूरी है। मयूर का परिवार और रस्मो रिवाज सब अलग होंगे। तू नहीं निभा पाएगी। पर मम्मा, आपकी और पापा की जाति तो एक थी ना। एक हैसियत, एक दर्जा, एक से ही रस्मो रिवाज। मगर आप दोनों तो फिर भी नहीं निभा पाए ना। तो आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? बेटी का जवाब सुनकर अनन्या स्तब्ध रह गई थी। सुमित को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथों में पकड़े हुए तलाक के कागजात सुई की तरह चुभ रहे थे।
समझ नहीं आ रहा था कि कब उसकी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई थीं कि उन दोनों की भूल समझने लगी थीं, और सिर्फ समझ ही नहीं रही थीं, बल्कि उसी भूल का वास्ता देकर खुद भी भूल करने को आमादा थीं। सुमित अचानक लड़खड़ा सा गया, जल्दी से दरवाजा पकड़ लिया। रिया और मयूर घर से बाहर निकल गए थे। अनन्या अकेली बैठी रो रही थी। सुमित धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और फिर तलाक के कागजात उसके आगे टेबल पर रख दिए। अनन्या ने कांपते हाथों से वह कागज उठाए और अचानक ही उनको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लपक कर सुमित के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, सुमित, शायद मैं ही गलत थी। मेरी बेटी ने मेरे आगे रिश्तों का सच खोलकर रख दिया। मैं जानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने बच्चों के आगे गलत नहीं बल्कि सही उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि वह अपना रास्ता न भटक जाए। अनन्या की बात सुनकर सुमित ने भी सहमति में सिर हिलाया और तलाक के कागजात के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक आया। उसने भी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।